everyone, it's me Anjali Verma, and in our today's lecture we are going to discuss about crystalline solids and amorphous solids and the types of the crystalline solids. So starting with the crystalline solids, तो सबसे पहले ना solids हमारे दो तरह के हैं, crystalline और amorphous. अगर हम crystalline solids की बात करें तो इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे solids जिनका definite geometrical shape और pattern होता है उनको हम बोलते हैं crystalline solids. And talking about the amorphous solids, so the solids that do not have definite geometrical shape और pattern or they have irregular shape and pattern, तो उनको हम बोलते हैं amorphous solids. ये हो गई हमारी सिंपल सी डेफिनेशन. सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है NaCl. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो अगर हम NaCl की बात करें तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो Na+Cl-, Na+Cl-, इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग होगी. ऑब्वियसली यहाँ पे Cl- आ गया, देन Na+. अब अगर तुम वंडर कर रहे हो यहाँ पे Na+ क्यों नहीं आया, बिकॉज ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है और हमारे ऑपोजिट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट. और अगर हम सेम की बात करें तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो इधर पे अगर मान लो Na+ मैंने बनाया होता यहीं पे इसके नीचे, तो वो तो रिपेल करते ना, बट किसी भी सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे अट्रैक्शन के लिए हमें ऑपोजिट चार्जेस चाहिए हैं, इसीलिए हमने इधर पे Cl- बनाया है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का. तो इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप और पैटर्न आएगा वो डेफिनेट रहेगा, जबकि इधर पे इररेगुलर होगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल ग्लास है. अभी हम कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज भी समझेंगे यहाँ पे से. देन हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. इसका क्या मतलब है, अगर हम NaCl को समझे तो इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि सिंपली ये Na+Cl-, Na+Cl-, ये बॉन्डिंग करता जाएगा आगे तक और इसमें बॉन्डिंग होती रहेगी, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाएगा. टॉकिंग अबाउट दिस, तो यहाँ पे ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा. तो बहुत ही सिंपल इनकी प्रॉपर्टीज हैं. एक तो ये डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछी जाती है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अमॉर्फस सॉलिड्स, या फिर सिंपली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पूछ ली जाएंगी, या सिंपली अमॉर्फस सॉलिड्स की, या फिर पूछा जाएगा कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसका होता है. तो जो भी एक्चुअल में बेटर वाली प्रॉपर्टीज होती है ना, वो हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की होती है. बस एक एनाइसोट्रॉपी हम देखेंगे जो कि थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट. जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है. शार्प का क्या मतलब, कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज 25 डिग्री सेल्सियस इट इज द मेल्टिंग पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर सॉलिड, तो इसी टेम्परेचर पे आके वो पर्टिकुलर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करेगा. जबकि अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं, यानी कि इसका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, एक रेंज हमें गिवन होगी, जैसे 14 टू 25 डिग्री सेल्सियस लेट्स सपोज हमने ले ली है, तो इस पूरे रेंज में ये मेल्ट करेगा. ठीक है, देन इनकी क्लियर क्लीवेज होती है. क्लीवेज का सिंपली मतलब है कि जैसे हमने इस पर्टिकुलर सॉलिड को सिंपली नाइफ से कट करा, अब हमने इसको नाइफ से कट करा तो जो भी इसके एजेस आएंगे ना वो बहुत ज्यादा हमें शार्प दिखेंगे, क्लियर दिखेंगे. ठीक है, इरेगुलरिटी उसमें नहीं होगी. जबकि अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें, तो अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स को कट करते हैं ना, तो उस केस में वहां पे हमें इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, तो इसीलिए इसका अनक्लियर क्लीवेज होता है. तो अगेन यहाँ पे अगर हमें डिफाइन करना है कि अनक्लियर क्लीवेज क्यों है, तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि जब भी हम अमॉर्फस सॉलिड्स को कट करते हैं तो जो भी इनके एजेस होते हैं वो शार्प नहीं होते हैं, बहुत ही ज्यादा इरेगुलर होते हैं. ठीक है, उसके बाद इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, और जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनको हम स्यूडो सॉलिड. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स. जैसे कि हमारे पास एक टर्म तुम लोगों ने सुना होगा स्यूडोपोडिया, जो कि हम अमीबा में पढ़ते हैं क्लास 10th में. तो स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फुट. इन द सेम वे ये हमारे पास इधर पे स्यूडो सॉलिड है, यानी कि ये हमारे पास एक फॉल्स सॉलिड है. अब इसको हम एक फॉल्स सॉलिड क्यों कह रहे हैं, इसको हम एक ट्रू सॉलिड क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से समझे. ट्रू सॉलिड इसको हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे लिक्विड की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है. जो भी सॉलिड में एक अच्छे सॉलिड में प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो सारी प्रॉपर्टीज इधर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में होती हैं. जैसे कि फ्लूइडिटी, तो फ्लूइडिटी ट्रू सॉलिड्स में बिल्कुल भी नहीं होती है. जबकि अगर हम बात करें जो भी हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स हैं या फिर स्यूडो सॉलिड्स हैं, तो इसमें फ्लूइडिटी होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे अगर हम ग्लास का एग्जांपल ले, तो जो भी हमारे पास पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, तो उनके जो भी ग्लास होते हैं ना, वो बॉटम पोर्शन पे बहुत ज्यादा थिक होते हैं. अब वो थिकनेस आती कहाँ से है, बिकॉज ग्लास में फ्लूइडिटी है, तो उसमें जो भी मटेरियल है तो वो फ्लूइड की तरफ फ्लो करता है ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर हमारी हीट की वजह से भी हो सकता है वो. तो हीट की वजह से या ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ, जितना भी हमारा ग्लास का मटेरियल है
वो सेटल हुआ बॉटम पे और जो बॉटम पोर्शन है ना वो थिक हो गया। अगर वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज जो भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो तो हमारे पास ट्रू सॉलिड्स है ना, तो उसमें फ्लूइडिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। देन एनाइसोट्रॉपिक, तो एनाइसोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी जिसमें अगर हम कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, जैसे कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, लाइक वी हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये जो भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है अगर हम अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो इनकी वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट आएंगी। उसके बाद अगर हम आइसोट्रॉपी की बात करें तो आइसोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड्स, जिसमें अगर हम यही फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करेंगे एमॉर्फस सॉलिड में तो जो वैल्यू है ना वो हमको सेम मिलेगी। तो यहाँ पे सेम वैल्यू मिलेगी और इधर पे हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो एनाइसोट्रॉपी दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड आइसोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड्स। एग्जांपल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइक वी हैव NaCl, क्वार्ट्ज, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। एंड उसके बाद ग्लास एंड रबर, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इसमें जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, यानी कि ये सॉलिड किन पार्टिकल से बना हुआ है, तो वो होते हैं हमारे पास ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स, वो हमें नाम से ही पता चल रहा है। आयनिक सॉलिड्स की बात करेंगे, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास आयंस होंगे। मेटालिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे मेटल एटम्स जो हैं वो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। एंड कोवेलेंट या फिर हमारे जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल के एटम्स। तो ये तो बेसिक हो गया इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं। ये 3 हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें पोलैरिटी होती है। नाउ ये पोलैरिटी को समझने के लिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास HCl है, नॉन पोलर का एग्जांपल आ जाता है जैसे हमारे पास H2 है। ये अभी हम गैसेस में ही सिंपली एग्जांपल देख रहे हैं। तो अगर हम HCl की बात करेंगे तो सॉलिड HCl भी हमारे पास होता है। तो इसमें पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी तब जनरेट होती है जब एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड रहता है। जैसे HCl की अगर हम बात करेंगे, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको अपनी ओर को अट्रैक्ट करता है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड हेंस यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट होती है। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करेंगे तो H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सारे हमारे पास इनके एग्जांपल्स होंगे। तो जैसे हम H2 की बात करें तो यहाँ पे जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन भी उतना ही खींचेगा जितना ये वाला हाइड्रोजन एटम खींच रहा होगा। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा, जबकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन जनरेट हो जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट जनरेट होगा। थर्ड आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जब भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से होती है, सिर्फ उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स को ही हम हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे HF हो जाएगा, NH3 हमारे पास एग्जांपल हो गया, H2O हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड में। हाइड्रोजन बॉन्डेड टर्म सिर्फ तब आएगा जब हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, बिकॉज ये तीनों हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इनके साथ बॉन्डेड है, सिर्फ उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। यहाँ पे Cl है विच इज नॉट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। सेकंड आयनिक। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड्स में भी डिफरेंस होता है। यहाँ पे तो क्या हुई है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है। ये जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है इसमें क्या हुआ, पोलैरिटी जनरेट हो गई। जबकि अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करें इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस ही होते हैं एंड यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट नहीं होती है, वो कंप्लीटली अपने आयन में ब्रेक होता है। जैसे हमारे पास NaCl एक एग्जांपल है, तो Na+ एंड Cl- में इस तरीके से ब्रेक होगा। Na अपना पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता है और क्लोरीन उसको एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको आयनिक सॉलिड कहते हैं। जबकि इधर पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस एंड मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में कभी भी नहीं करते हैं। इसका भी रीजन होता है कि क्यों सॉलिड स्टेट में कभी भी आयनिक सॉलिड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो पाते हैं एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, बिकॉज इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड दैट इज फॉर्मिंग। फिर मेटालिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो इसमें मेटल कर्नल एक टर्म आता है जो कि सिंपली कैटायंस ही है। जैसे हमारे पास सोडियम हमारे पास एक मेटल है, तो ये Na+ इधर पे बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर पे रिलीज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मेटालिक सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है एंड दिस कर्नल ये हमारे पास कैटायन है, यानी कि दिस इज द कैटायन।
उसके बाद हम कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की बात कर लेते हैं। तो इसमें ना जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्रेफाइट है, और दूसरा डायमंड। दोनों ही एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, ये पढ़ा भी होगा हमने जूनियर क्लासेस में। तो यहाँ पे ग्रेफाइट और डायमंड दोनों होते तो कोवेलेंट सॉलिड हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डायमंड सबसे हार्ड होता है और ग्रेफाइट उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। एंड उसके बाद हमारे पास और भी इसमें प्रॉपर्टी है। ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जनरली अगर हम कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, डायमंड भी नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट करता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका जब हम प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।